हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। आपके फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स, वो हम आज शुरू करते हैं। अब देखिए, उसमें जो पहला टॉपिक दे रखा है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, उस पर आने से पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं कि उनका मीनिंग क्या है। अब देखिए, जब रेडिएशन की बात आती है तो वहाँ पर आपके ये दो टर्म आते हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। अब देखिए, इसका क्या मतलब होता है। अगर ये बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, कुछ भी है, और इसमें से रेडिएशन निकल रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये रेडिएशन क्या कर रही है, एमिट कर रही है। इसको हम क्या कहेंगे, एमिशन। जैसे आप इसको सिंपल सा एग्जांपल है, आपके कोई बल्ब है, सिंपल सा कोई ट्यूबलाइट है, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, उसमें से आपको लाइट दिखती है, इसका मतलब उसमें से क्या है, रेडिएशन एमिट हो रही है। क्या हो रही है? रेडिएशन एमिट हो रही है। या हम सिंपल सा एग्जाम्पल कह सकते हैं सन क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है, तो उसको हम कहते हैं एमिशन। मतलब जब रेडिएशन बॉडी से बाहर निकल रही है उसको हम एमिशन कह रहे हैं। एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए हम एक यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है। अब देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने रेडिएशन इंसिडेंट की, मतलब उस पर रेडिएशन डाली, ठीक है। तो अब जब किसी बॉडी पर रेडिएशन डलती है तो तीन पॉसिबिलिटी होती है। एक, या तो वो उसके अंदर ही रह जाए, तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। मतलब मान लीजिए कोई लाइट आई, इस पे पड़ी और इसने उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, रिफ्लेक्शन। जैसे लाइट आई, इस ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे टकरा के वापस चले गई, उसको हम क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्ट होना। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि वो वापस से टकरा के लौट जाती है। जैसे मिरर का एग्जाम्पल है, मिरर में क्या होता है, लाइट जाती है, टकराती है, वापस आ जाती है। तो देखिए, लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसमें एक पॉसिबिलिटी है एब्जॉर्प्शन की, कि वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। एक पॉसिबिलिटी है रिफ्लेक्शन की, वो उसको क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। एक पॉसिबिलिटी है ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि वो आए और अंदर से उसमें ट्रांसमिट हो जाए। तो यहाँ पर जब आपके कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें रेडिएशन से रिलेटेड दो फिनोमिना होते हैं मेनली। एक होता है एब्जॉर्प्शन, कि वो लाइट एब्जॉर्ब कर ले। एक होता है एमिशन। एब्जॉर्प्शन और एमिशन के अलावा रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी थी कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एमिशन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन का और ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। अब मेन जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन आने से पहले, इस टॉपिक पर आने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। तो देखिए, अगर हम देखें कि ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है, या इसका मीनिंग क्या है, या इसकी डेफिनेशन क्या है, तो देखिए, नॉर्मल अगर हम सिंपल देखें ब्लैक बॉडी, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, वे ऑब्जेक्ट जो दिखने में काले होते हैं वो हम क्या कह सकते हैं, ब्लैक बॉडी। ये सिंपल सी डेफिनेशन हम सोचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, या इसकी डेफिनेशन ये नहीं है। ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन क्या है? देखिए, इसको हम दो कंसेप्ट से डिफाइन कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में या एमिशन के फॉर्म में। एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में हम कैसे डिफाइन करते हैं, वे ऑब्जेक्ट जो उस पर गिरने वाली या इंसिडेंट होने वाली या उस पर आने वाली जितनी भी रेडिएशंस हैं, जितनी भी वेवलेंथ की रेडिएशन है, जितनी भी रेडिएशन है, वो उन सबको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। मतलब हर वैरायटी की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, पूरा का पूरा। मतलब उसका एब्जॉर्प्शन कितना हो जाए, 1। मतलब 100% जो लाइट उस पर गिर रही है या जो रेडिएशन उस पर गिर रही है, वो उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो वो आपके क्या कहलाएगा, ब्लैक बॉडी। तो देखिए, ब्लैक हमें कोई चीज़ ब्लैक क्यों दिखती है, क्योंकि वो जितने भी कलर है उन सब क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमें जब दिखाई देता है तो हमें कोई कलर दिखाई नहीं देता। तो देखिए, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या हुआ। ब्लैक बॉडी को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो सिंपल सा आप कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है वो कितना हो, 100%। एब्जॉर्प्शन कितना हो जाए, 100%, या ए की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाए, 1। तो कहने का मतलब क्या है कि वे बॉडी जिस पर जितनी भी रेडिएशन गिरे, जितनी भी वेवलेंथ की गिरे, किसी भी टेम्परेचर पर गिरे, वो सारी की सारी क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। अब ये तो था एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में। अब देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बॉडी ब्लैक दिखे वही ब्लैक बॉडी हो सकती है,
इसका अगर हम रिवर्स डेफिनेशन कहें, ये डेफिनेशन किस सेंस में, एब्जॉर्प्शन के सेंस में, कि अगर कोई बॉडी जो है सारी की सारी रेडिएशन को, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ की, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ब्लैक बॉडी है। अब इसका मैं अपोजिट कर दूं कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट सारी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट कर रहा है, मतलब कंटिन्यूसली पूरी वेवलेंथ की रेंज की रेडिएशन क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगी, ब्लैक बॉडी। तो इसमें देखिए दोनों चीज आ गई, जो बॉडी सारी वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है वो भी ब्लैक बॉडी है, और जो बॉडी सारी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करती है वो भी क्या है, ब्लैक बॉडी है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए ब्लैक बॉडी का मतलब सारी की सारी वेवलेंथ की जितनी भी रेडिएशन आ रही है उन सबको एब्जॉर्ब कर ले, या फिर इसका जस्ट रिवर्स, जितनी भी वेवलेंथ है उन सब की वेवलेंथ की रेडिएशन को क्या करे, एमिट करे। इन दोनों को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। अब देखिए प्रैक्टिकली जो है ब्लैक बॉडी जो है पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर हम ये देखें कि प्रैक्टिकली ब्लैक बॉडी बनाना, तो वो अप्रॉक्सीमेट ब्लैक बॉडी है, लेकिन 100% हम उसको ब्लैक बॉडी नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए जो आपके काजल होता है उसकी एब्जॉर्बिविटी 100% नहीं होती, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है 99 के अप्रॉक्स हो जाता है या 98 के अप्रॉक्स हो जाता है, तो हम उसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं कह सकते, लेकिन सिंपली ब्लैक बॉडी हम उसको कह सकते हैं। अब देखिए साइंटिस्टों ने ब्लैक बॉडी बनाने का प्रयास किया, तो ये तो हमें पता है कि आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं बन सकती, मतलब 100% एब्जॉर्प्शन जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसको 100% के पास ले जा सकते हैं। मतलब 100 ना सही 99.9 की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या हम ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए साइंटिस्ट ने एक ब्लैक बॉडी बनाने का प्रयास किया, जिसका डायग्राम मैंने आपको दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है कि एक छोटा सा अपर्चर है, ठीक है, छोटी सी स्लिट कह सकते हो आप। यहां से क्या होगा, रेडिएशन अंदर आएगी। जैसे मैंने क्या करा, यहां से रेडिएशन अंदर, अब होगा क्या कि यहां से एक अपर्चर है जहां से हम रेडिएशन अंदर डालेंगे, तो रेडिएशन अंदर डालेंगे तो वो रेडिएशन अंदर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होती रहेगी, मतलब एब्जॉर्ब भी होगी और रिफ्लेक्ट भी होगी, दोनों ही पोर्शन होंगे। तो वहां पर क्या होगा कि कुछ पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि वो वापस से क्या हो जाए, बाहर चले जाए उस बॉडी के। तो वो वापस से बाहर ना जाए उसके लिए हमने यहाँ पर एक शंकु या कोन टाइप स्ट्रक्चर बना दिए, क्योंकि अगर ये सिंपल होता तो ये यहाँ आती और यहाँ से टकरा के वापस चल जाती, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि कोन है तो लाइट अगर मान लीजिए यहाँ आ रही है तो ये यहाँ चली जाएगी, यहाँ आ रही है तो यहाँ चली जाएगी, कुल मिला के ये वापस नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि एक ब्लैक बॉडी बनाने का प्रयास किया गया है जिसमें लाइट आने के लिए तो पॉसिबिलिटी हो या रेडिएशन आने की पॉसिबिलिटी तो हो, लेकिन उससे वापस जाने की पॉसिबिलिटी ना हो। एक बार वो अंदर आ गई तो वो क्या हो जाए, अंदर ही रह जाए। तो ये क्या है, एक ब्लैक बॉडी बनाने का प्रयास है, और काफ़ी हद तक ये ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव भी करती है, क्योंकि इसमें रेडिएशन अंदर जा रही है लेकिन बाहर नहीं आ रही है। मतलब एब्जॉर्प्शन जो है वो लगभग 100% के आसपास पहुंच जाता है। अब देखिए, अभी हमने कहा था कि ब्लैक बॉडी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वे जो सारी की सारी जो वेवलेंथ है उसकी जो रेडिएशंस हैं, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ की है, उन सबको वो क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, या फिर उसका रिवर्स कि जितनी भी वेवलेंथ की उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब करी है वो क्या करे, उसको एमिट करे। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से क्या है, कम है, इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से क्या है, कम है, तो नेट क्या करेगा, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है तो नेट क्या करेगा, ये रेडिएशन को क्या करेगा, एमिट करेगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है और एमिट भी करता है। जब उसका टेम्परेचर कम है तो वो नेट एब्जॉर्ब करता है, जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो नेट एमिट करता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी है और वो रेडिएशन एमिट कर रहा है तो उसके रेडिएशन का जो एमिशन है उसका ग्राफ कैसा आएगा और उससे रिलेटेड हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ है, ल्यूमर और प्रिंगशैम ने जो है 1897 में स्टडी किया। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक साइड क्या ले रखा है, वेवलेंथ, मतलब जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इस वेवलेंथ पर, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर कितनी रेडिएशन एमिट हो रही है।
भाई जिस वेवलेंथ पर कम रेडिएशन एमिट होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जिस वेवलेंथ पर ज़्यादा रेडिएशन एमिट होगी उसकी उस वेवलेंथ से रिलेटेड जो रेडिएशन की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बात समझ आ रही है? जैसे मैंने कहा वेवलेंथ है एक, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, और केवल 10 रेडिएशन एमिट हो रही है पर सेकेंड या पर यूनिट एरिया, जो भी आप कहना चाहें, तो इसकी एनर्जी उस हिसाब से होगी। और मैंने कहा वेवलेंथ 2 है और इसकी रेडिएशन कितनी निकल रही है, एनर्जी जो है 20। इसका मतलब इसकी वेवलेंथ जब मैंने 2 करी तो उसमें रेडिएशन ज़्यादा निकल रही, तो जितनी ज़्यादा रेडिएशन होगी उस वेवलेंथ से रिलेटेड उसकी एनर्जी उतनी ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक साइड जो है वो है लैम्डा वेवलेंथ, एक साइड है ई का मतलब है एनर्जी ऑफ एमिशन, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया और पर सेकंड से कितनी एनर्जी जो है एमिट हो रही है, वो यहाँ पर है। अब ये यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि ये अलग अलग टेम्परेचर पर है। मैंने वैल्यू नहीं लिखी है टेम्परेचर की, अलग अलग टेम्परेचर है। जैसे मैंने कहा T1, T2, T3, T4, T5 etc। तो यहाँ पर T जो है टेम्परेचर वो केल्विन में हम शो करते हैं। किस में शो करते हैं? केल्विन में। अब देखिए अब हम इस ग्राफ को स्टडी करें तो हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। अभी मैं केवल इस ग्राफ को लेता हूँ, ठीक है। अभी हम सारे ग्राफ को एक साथ कंपेयर नहीं करें, केवल मैं इस ग्राफ की बात करूं, या कोई सा भी एक ग्राफ ले सकते हैं, ठीक है। वो जरूरी नहीं ये वाला हो, चाहे कोई सा भी आप ले सकते हो। मैं चलो इसकी जगह ये वाला ले लेता हूं, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि जब वेवलेंथ की वैल्यू कम थी तो जो एनर्जी एमिट हो रही है वो भी कम है। फिर जैसे जैसे मैं वेवलेंथ बढ़ा रहा हूं, एमिशन की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पीक आ जाती है। क्या आ जाती है? पीक या हाईएस्ट पॉइंट आ जाता है। मतलब इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर एनर्जी जो है मैक्सिमम एमिट होती है, और उसके बाद जब मैं वेवलेंथ बढ़ाता हूं तो एमिशन एनर्जी वापस से क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वेवलेंथ कम थी, बहुत कम थी, तब एनर्जी एमिशन क्या था, कम था। फिर जैसे जैसे मैं वेवलेंथ बढ़ा रहा था, एनर्जी ऑफ एमिशन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। फिर एक वैल्यू पे जाके मैक्सिमम हो गया। उसके बाद जब मैंने एनर्जी बढ़ाई, सॉरी वेवलेंथ बढ़ाई, तो एनर्जी क्या होने लग गई, कम होने लगी। तो वो वेवलेंथ जिस पर एमिशन एनर्जी मैक्सिमम होती है उसको हम कहते हैं, इसको अगर मैं यहाँ शो करूँ, उसको हम कहते हैं लैम्डा मैक्स। उसको क्या कहते हैं, लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है जिससे रिलेटेड जो एमिशन एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? तो अब हमने क्या देखा कि जब वेवलेंथ कम थी तो एमिशन एनर्जी कम थी, धीरे धीरे जब हमने वेवलेंथ बढ़ाई तो एमिशन एनर्जी बढ़ी और लैम्डा मैक्स पे जाके मैक्सिमम हो गई। फिर उसके बाद अगर हम वेवलेंथ बढ़ाते तो एमिशन एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो एक तो कंक्लूजन ये। दूसरी बात क्या है कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, मतलब बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है ये ग्राफ। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि लगभग हर वेवलेंथ पर एनर्जी एमिट हो रही है। ऐसा नहीं है कि बीच में हमने गैप छोड़ दिया या बीच में ग्राफ ब्रेक हो गया। ऐसा नहीं है कि ये ब्रेक हो गया कि भाई यहाँ पर जो वेवलेंथ थी उससे रिलेटेड एमिशन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और क्या देख रहे हैं कि कोई सी भी वेवलेंथ हो उस पर एनर्जी एमिट हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हर वेवलेंथ पर एनर्जी एमिट हो रही है। इसका मतलब कोई भी वेवलेंथ बीच में बच नहीं रही है या छूट नहीं रही है, कंटिन्यूअस ग्राफ चल रहा है। मतलब कम पे भी है, ज़्यादा पे भी है और बीच में कोई गैप भी नहीं है। तो हमने क्या देखा, कंटिन्यूअस एमिशन है, मतलब कोई भी वेवलेंथ बीच में छूट नहीं रही है। पैटर्न क्या है वो हमने आपको बता ही दिया कि पहले बढ़ रही है बाद में कम हो रही है। फिर लैम्डा मैक्स का कंसेप्ट क्या है कि लैम्डा मैक्स का कंसेप्ट ये है कि वेवलेंथ वह वेवलेंथ जिस पर एमिशन एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो ये तो हमने बात करी एक ग्राफ की। अब हम अलग अलग टेम्परेचर की बात करें तो अलग अलग जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो देखिए ये आप ध्यान रखना कि जो टेम्परेचर है T1 से ज़्यादा T2 का है, T2 से ज़्यादा T3 का है, T3 से ज़्यादा T4 का है और T4 से ज़्यादा T5 का है। तो हमने क्या देखा, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बॉडी का, ध्यान से सुनना, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बॉडी का तो ओवरऑल जो एमिशन है वो बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पर T1 टेम्परेचर का ग्राफ ये चल रहा है,
जबकि T2 का ग्राफ क्या चल रहा है, इससे ऊपर चल रहा है, T3 का इससे ऊपर, T4 का इससे ऊपर, T5 का इससे ऊपर। मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हर वेवलेंथ पर जो एमिशन पहले हो रहा था कम टेम्परेचर पर, उससे ज़्यादा हो जाता है। बात समझ आ रही है? मतलब यहाँ पर इस वेवलेंथ पर इस टेम्परेचर पर एमिशन इतना हो रहा था, T2 पे इतना हो रहा है, T3 पे इतना हो रहा है, T4 पे इतना हो रहा है, T5 पे इतना हो रहा है। कहने का मतलब जब आप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एमिशन नो डाउट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट क्या हुआ कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो एमिशन एनर्जी है पर्टिकुलर वेवलेंथ पर वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप जो देखेंगे वो क्या है कि इस टेम्परेचर का लैम्डा मैक्स यहाँ आ रहा है, इसका लैम्डा मैक्स यहाँ आ रहा है, इसका यहाँ आ रहा है, इसका यहाँ आ रहा है और इसका यहाँ आ रहा है। तो देखिए पहला पॉइंट तो क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने से एमिशन एनर्जी बढ़ रही है किसी भी वेवलेंथ की बात करें तो, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से जो ग्राफ है, देखिए कम टेम्परेचर पर ग्राफ की विड्थ ज़्यादा थी और हाइट कम थी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ग्राफ की विड्थ कम हो रही है और हाइट बढ़ रही है। जैसे आप ये देखा लगभग फ्लैट था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं पीक अच्छी आ रही है, ठीक है, और हाइट भी अच्छी आ रही है, मतलब पीक ओवरऑल बढ़ रहा है, मतलब एमिशन बढ़ रहा है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर कम था तो लैम्डा मैक्स ज़्यादा थी, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लैम्डा मैक्स क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो देखिए इस ग्राफ से रिलेटेड, देखिए रटने बैठेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। जितने कंक्लूजन पॉसिबल थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। पहला क्या था कि कंटिन्यूस एमिशन होता है। दूसरा क्या है कि पहले वेवलेंथ के साथ एमिशन बढ़ेगा, फिर लैम्डा मैक्स के बाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने से जो एमिशन हो रहा है वो भी बढ़ जाएगा। चौथा क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ लॉज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए जो हमने ग्राफ अभी स्टडी किया, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया ग्राफ का, या जो हमने कंक्लूजन निकाला, उससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल लॉज दे रखे हैं, तो वो हम देखते हैं। अब देखिए फॉर्मूला आप देखेंगे तो आपको जो हमने ऑब्जर्वेशन देखा वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इस ऑब्जर्वेशन से ही ये फॉर्मूले आए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, फर्स्ट है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि हमने क्या देखा था कि ग्राफ का जो नीचे वाला पार्ट था वो आपके जो एक्सिस थी वो थी लैम्डा वेवलेंथ, और जो ऊपर वाली एक्सिस थी वाई एक्सिस वो थी एनर्जी ऑफ एमिशन। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो लॉ है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ वो क्या कह रहा है, E इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ, E क्या है, एमिशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। मतलब एक यूनिट एरिया से कितनी रेडिएशन से रिलेटेड जो एनर्जी है या रेडिएशन के थ्रू जो एनर्जी एमिट हो रही है वो कितनी एमिट हो रही है पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पर यूनिट एरिया हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जो एनर्जी एमिट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर की पावर 4 के। अभी देखिए ग्राफ हमने जो देखा था उसमें हमने ये कंक्लूजन तो देखा था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ग्राफ की हाइट बढ़ेगी और विड्थ क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब जो ओवरऑल एमिशन है वो बढ़ रहा है। अब ये सिंपल सा कंक्लूजन था कि टेम्परेचर बढ़ाने से एमिशन बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है वो हमने एक्यूरेट नहीं बताया। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन क्या था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एमिशन एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। अब कितनी बढ़ेगी वो यहाँ आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला से पता चल रहा है, E इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। और जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू सिग्मा T की पावर 4। T टेम्परेचर है केल्विन में, E क्या है, एमिशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। डिपेंड करेगा कि आप किस में लेना चाह रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, E इक्वल्स टू सिग्मा T की पावर 4। अब जो सिग्मा है वो कांस्टेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब सिग्मा की वैल्यू भी दे रखी है, क्या दे रखी है, सिग्मा इक्वल्स टू 5.669 इंटू 10⁻⁻5 अर्ग्स पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4। तो देखिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ सिंपल सा है। हमने क्या देखा था ऑब्जर्वेशन में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एमिशन एनर्जी बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, E इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, E इक्वल्स टू सिग्मा T की पावर 4। तो ये सिग्मा जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। तो ये फर्स्ट लॉ था। नेक्स्ट है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब देखिए हमने जितने भी कंक्लूजन पढ़े थे, मैंने क्या कहा, कंक्लूजन तो हमने पढ़ लिए थ्योरेटिकली या हम कह सकते हैं क्वालिटेटिवली, लेकिन क्वांटिटेटिवली जो है वो हम जो है अलग अलग लॉज के थ्रू पढ़ेंगे। अब देखिए हमने एक कंक्लूजन क्या पढ़ा था,
कि कम टेम्परेचर जिसका था, जिस रेडिएशन जो ग्राफ था वो कम टेम्परेचर वाले का लैम्डा मैक्स ज़्यादा आ रहा था, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे उसका लैम्डा मैक्स जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, कम आ रहा था। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रिवर्स हो गए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लैम्डा मैक्स क्या होगा, कम होगा, लेकिन कितना कम होगा ये हमें पता नहीं था। तो देखिए इसके लिए हमने क्या लॉ देखा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें हमने क्या देखा, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया, वो है हो गया बी। इसको हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट या सिंपल वीन्स कांस्टेंट भी कई बार कहते हैं। तो ये हो गया लैम्डा एम इक्वल्स टू बी अपॉन टी, और इसको आप अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा लैम्डा एम टी इक्वल्स टू बी। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या है, उससे आप उसके टेम्परेचर का आइडिया लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम कहते हैं कि सूरज का टेम्परेचर इतना है या किसी स्टार का टेम्परेचर इतना है, तो अब आप सोचिए कि हम वहाँ पर जाके तो उसका टेम्परेचर मेज़र कर नहीं रहे कि सूरज पे जाके मेज़र करें उसका टेम्परेचर क्या है, या किसी स्टार पे जाके मेज़र करें उसका टेम्परेचर क्या है। तो उसका टेम्परेचर हम इस लॉ से निकालते हैं। हम क्या करते हैं, वेवलेंथ मेज़र कर लेते हैं, और वेवलेंथ मेज़र करने से आपको टेम्परेचर का आइडिया लग जाता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, किसी भी आपके जो सैटेलाइट है या कोई प्लेनेट है या किसी का भी आप टेम्परेचर निकालना चाहें तो इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या है कि वो रेडिएशन एमिट करना चाहिए, या उससे कौन सी रेडिएशन आ रही है उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी जो लैम्डा मैक्स है उससे उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो इसको हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब देखिए जो आपने ग्राफ पढ़ा, आपने ग्राफ क्या पढ़ा कि पहले वेवलेंथ बढ़ने के साथ एनर्जी बढ़ रही है और बाद में क्या हो रही है, कम हो रही है। अब ये जो ग्राफ था इसको हमने जब एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने ट्राई किया तो उसमें अपने अपने एक्सप्लेनेशन दिए, अपने अपने लॉज दिए। तो कुछ कमियां थी क्या नहीं थी वो हम देख लेते हैं। देखिए ज़्यादा डेरिवेशन में डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है रेले जीन्स लॉ। अब रेले जीन्स लॉ क्या कहता है, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि जो एनर्जी ऑफ एमिशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की पावर 4 के। इसका क्या मतलब हुआ, इसको अगर मैं सिंपली कहूँ तो ये आपके यहाँ से आ रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए ये जो था कि ये आधा ही समझा पाया ग्राफ को, क्योंकि आपने क्या देखा था कि ग्राफ ऐसे आ रहा है, तो बाद वाला सेगमेंट तो इसने समझा दिया, मतलब हायर वेवलेंथ वाला तो समझा दिया कि वेवलेंथ बढ़ने से एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन ये पूरे ग्राफ को नहीं समझा पाया। तो रेले जीन्स लॉ जो है हायर वेवलेंथ पर या हम कह सकते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी पर फॉलो होता है या जस्टिफाई होता है, ओवरऑल रेंज पर जस्टिफाई नहीं होता। तो ओवरऑल के लिए जो समझाने के लिए दिया वो किसने दिया, प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस। प्लांक ने क्या दिया, ये फॉर्मूला दिया, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा के पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर ये जो फैक्टर आ रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर कम होगा, सॉरी टेम्परेचर नहीं, वेवलेंथ का फैक्टर। अब वेवलेंथ कम होगा तो उसका नेचर अलग होगा, और वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर प्लैंक का जो फॉर्मूला है ये पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन कर देता है, जबकि रेले वाला जो फॉर्मूला है वो केवल आधे पार्ट को एक्सप्लेन कर पाता है, जिसमें वेवलेंथ जो है वो क्या है, ज़्यादा है। उसमें तो वो सही आता है लेकिन कम वेवलेंथ पर उसका आंसर सही नहीं आता। तो देखिए आज हमारा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज के लिए इतना ही।